जय हिंद एवरीवन, दिस इज लेफ्टिनेंट मुकेश मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं गाइस बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की फाइनल कट ऑफ की, साथ ही साथ मेडिकल से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज है, जितने भी क्वेरीज है, उनकी भी हम बात करते हैं। और गाइस साथ ही साथ हम बात करते हैं कि आपके कॉलअप लेटर्स कब आएंगे और कैसे आएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि सर कॉलअप लेटर्स हमारे कैसे आएंगे, बाय पोस्ट आएंगे, ईमेल पे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे सवालों का जवाब हम जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके कॉलअप लेटर्स कैसे आएंगे। देखिए बीएसएफ आपसे फिलहाल क्या कर रहा है, फिलहाल 2 एनवेलप ले रहा है जिस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है और साथ ही साथ 27 रुपीज़ का रजिस्ट्री जो है, वो डाक टिकट की रजिस्ट्री का जितना चार्ज होता है वो मिनिमम 27 होता है रुपीज़ होता है। वो टिकट चिपका के पहले ही आपसे ले रहा है खाली लिफाफा। उसमें क्या करेगा, वो आपका कॉल लेटर फाड़ेगा, डालेगा, आपके घर भेज देगा, राइट। और सिमिलरली वो आपके ईमेल आईडी पे भी, आपकी मेल आईडी पे भी आपका कॉलअप लेटर्स जो कि मेडिकल के लिए होना है वो भेजेगा। तो जो कोई भी आपको मिला वो लेके जाना है आपको। जो ऑफलाइन एनवेलप आपने वहाँ पे एड्रेस लिख के दिया था वो वाला, वो यदि नहीं मिलता है तो आप इसका प्रिंट आउट निकालें और ले जाएं। तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो कैसे आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है, डिक्टेशन के मार्क्स कुछ सेंटर्स पे सुना दिए हैं, कुछ पे नहीं सुना है। तो सवाल ये है कि सर बाकी जो बच गए उनको क्या करना है। तो भाई कुछ एक सेंटर्स है जो कॉल कर करके आपसे फ़ोटोज़ मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप डिक्टेशन क्वालिफाइड हो गए हैं। यदि आपसे फ़ोटो नहीं मांगा गया, इसका मतलब है कि आप क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। और बीएसएफ हेडक्वार्टर्स कई प्रावधान था कि हम लोग जो हैं वो मेल करके और आपके डिक्टेशन आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है ये आपको सूचित कर देंगे। यदि डिले होता है तो फिर इसके बारे में आपको सूचना नहीं दी जाएगी और डायरेक्ट आपका मेडिकल का कॉलअप लेटर आपके पास भेज दिया जाएगा। अब देखिए बहुत कम बच्चे इसमें बचे हैं, लगभग 50% कैंडिडेट्स वॉस्ट आउट हो गए हैं। लगभग 9000 और कुछ बच्चे पास हुए, तो 4500 से ऊपर बच्चे नहीं बचे हैं। इन 4500 बच्चों में भी अच्छा तगड़ा कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुश्किल से कुछ कैटेगरीज में तो क्वालिफाई हुए थे। और यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है रेडियो ऑपरेटर की, ये देखने वाली बात है क्योंकि ओबीसी की सीट नहीं थी, राइट। तो यहाँ पे भी कल देखने को मिला कि कुछ गर्ल्स को जो है वो फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लिया था, उनका फेस सेकंड का कॉलअप लेटर भी आया, लेकिन वहाँ जा करके उनको बाहर कर दिया कि भाई आप ओबीसी के हैं, ओबीसी की सीट नहीं है, आप एज क्राइटेरिया में नहीं आ रहे तो चले जाइए। केवल एज वालों की बात कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये था कि भाई किस तरह से आपके जो है कॉलअप लेटर्स आने हैं और ये बाहर क्यों कर दिया गया, क्योंकि एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे। इस तरह की और भी काफ़ी क्वेरीज बच्चों की, जिसने आरओ का फिजिकल दिया, क्या उसको आरएम का भी फिजिकल देना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपके अलग अलग फॉर्म भरे गए हैं, 2 अलग अलग पोस्ट है, तो फॉर्म जब अलग अलग भरे गए हैं तो आपको पूरा प्रोसीजर भी अलग अलग फॉलो करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको फिजिकल रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा देना पड़ेगा, रनिंग भी होगी, सब कुछ होगा। हो सकता है कि आप यदि आरओ में क्वालिफाइड है और आरएम में डिसक्वालीफाइड कर दे तो आपके पास अपील करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको सारा दोबारा भी प्रिपेयर करके रखना है गाइस। ये तो थे मोटे मोटे आपके क्वेरीज। और हम बात करते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ फाइनल एग्जैक्ट कट ऑफ सटीक क्या जा सकती है उसका भी। तो मैं लिए चलता हूँ डायरेक्ट आपको मेरी स्लाइड पे। चलिए गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल से रिलेटेड। बड़ा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बैक टू बैक बता रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ रखा है, लेकिन मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि मेरा एक प्लान था, मैं चाह रहा था कि आपको एक दोबारा प्रॉपर वे में एक वीडियो डालूं और उसमें जो भी कमेंट्स आपके आएंगे उसे जेन्युइन समझते हुए मैं उनका रिप्लाई करूंगा। सो बने रहिए मेरे चैनल से। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। देखिए, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहाँ पे भरना है। उस दिन मैंने बताया है, यदि आपने देखा है वीडियो को तो दोबारा देखिए इसको।
नहीं देखा तो देखना ही देखना। एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहाँ पे दिया जाएगा जिसमें आपको ये सब कुछ लिखना है कि मेरे पहले कोई इसी तरह की क्रिटिकल डिजीज़ नहीं रही है और मेरे कोई हिस्ट्री में ऐसी बीमारी से मैं पीड़ित नहीं रहा हूँ। यदि आपने कोई बीमारी को मेंशन किया है तो उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, उसकी जांच होगी, हो सकता है किसी इसकी वजह से आप आउट हो जाए। तो भाई ध्यान से इस डिक्लेरेशन पे आपको बड़े ध्यान से भरना है। इसको कुछ समझ में नहीं आता तो वहाँ पे असिस्टेंट होंगे, आपको ऑफिसर्स मिलेंगे, इवन JCO रैंक के अधिकारी मिलेंगे या फिर वहाँ पे सोल्जर एंट्री के लोग भी मिलते हैं। तो उनसे आप पूछें कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया, इसको मुझे बताएं, तो वो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करके बताएंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। यदि डिक्लेरेशन फॉर्म में आपने कोई गलती की है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको आपकी किसी डिजीज से रिलेटेड होगा और कोई डिक्लेरेशन वहां पे आपको नहीं देना है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है, एक एक एंट्री को बड़े ध्यान से भरना होगा वहां पे। ओके गाइस, बात करते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नीज। क्या क्या नहीं होना चाहिए? नॉक नी नहीं होना चाहिए, घुटने टच नहीं होने चाहिए, घुटनों का। अब अपने पंजो रेडियो को थोड़ा सा मिलाकर खड़े हों, आसानी से पेंसिल निकल जानी चाहिए, स्केल, इवन स्केल भी निकल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे निकालेंगे नहीं। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पैर का तलवा नीचे से बिल्कुल सपाट नहीं होना चाहिए, वेरिकोस वेंस नहीं होना चाहिए, ऐसी नसें जो फूली हुई है, हाथ की है, पैर की है, तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यदि समय रहते आप इनको कटवा लेते तो अब तक वो ऑपरेशन ठीक हो जाता, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, स्क्विंट आइज नहीं होनी चाहिए, भेंगापन नहीं होना चाहिए, देख इधर रहे हैं आंख उधर जा रही है, या फिर आंखों की बनावट शेप वगैरह सब ठीक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। CP3 हारा का जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी आईज की जो स्क्विंटनेस है वो चेक की जाएगी, साथ ही साथ में आपका कलर विजन भी चेक किया जाएगा गाइस। हीमोग्लोबिन चेक होगा, मतलब ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा इन चीज़ों का। साथ में आपका एक्सरे भी होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा जिसमें देखा जाएगा कि कहीं कोई बड़ा इन्फेक्शन या डिफेक्ट तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई आगे मेडिकल में आपको क्या क्या करना है। देखिए, बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो भाई फीमेल कैंडिडेट का यूरिन टेस्ट डेफिनेटली किया जाएगा क्योंकि वो प्रेगनेंसी पर्पज से करते हैं कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर कोई रिसेंट प्रेग्नेंट है तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसके लिए कोई अलग से एजेंडा तैयार किया हुआ है, उसको आपको फॉलो करना होगा, ध्यान रखना है। टेटू बहुत स्पेशल केस है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जो टेटू बनवा लेते हैं, हाथ पे, यहाँ पे, आर्म पे, इधर, यहाँ पे, बाजू पे। तो भाई ध्यान रखना है कि टेटू की साइज जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेटू की साइज आपके अंग से 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अंग मतलब ये आपका ऑर्गन है, ये पार्ट है बॉडी का, इसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाजू का 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आधी बाजू आपने कवर कर लिया तो आप गए काम से। अब यदि रिलीजियस टैटू है, किसी ने ओम लिखवा रखा है, किसी ने कोई सिंबल बनवा रखा है, किसी कोई जाति धर्म से संबंधित है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यदि कोई टैटू है और वो ऐसे सरफेस पे जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, बड़ा टैटू है जो कि धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। इनर मोस्ट आर्म जो ये अंदर वाला आर्म होता है, इस पे यदि टैटू है और ये छोटा सा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी गाइस, राइट। ये टैटू से संबंधित सारी बातें इसमें मेंशन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे, बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिव केसेस की। यदि आपने ऑपरेशन करवा रखा है और ऑपरेशन जिंदा है, लाइव ऑपरेशन है, लाइव का मतलब उसकी जो स्टिचिंग है, टाँके हैं या फिर कटा हुआ भाग है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, जैसे किसी के यहाँ ऑपरेशन होता है, किसी का यहाँ ऑपरेशन हो गया, यहाँ हो गया, कहीं भी हो गया, कटा फटा भाग दिखता है, बड़े बड़े टाँकों की स्टिचिंग दिखाई दे रही है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडरी आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि यदि किसी बंदे ने उन टाँकों को उनकी स्केचिंग करवाई हो या फिर सर्जरी करवाई हो तो वो जिंदा नहीं होनी चाहिए, वो काफ़ी पुरानी हो जानी चाहिए तो वो चल जाएगा। आई साइट की बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है सर आई साइट 6/6 चाहिए, ठीक है। ये है करेक्ट आइज, करेक्ट आइज। वर्स्ट आइज 6/9 चल जाएगा। यदि आपकी आई साइट थोड़ी सी कमजोर है, 6/9 तक है तो आपको आउट नहीं करेंगे।
आप चश्मा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं डजेंट मैटर, चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लेके जाए, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद में आपकी आई साइट कितनी हो जानी चाहिए 6/6। यदि आपकी आई साइट 6/9 से ऊपर 6/18, 24 या इससे ज़्यादा खराब है तो फिर वो आपको आउट कर देंगे, आपको नहीं रखने वाले हैं दोस्तों। कलर विजन वही CP3 ECRR के पैटर्न पे चेक करेंगे, जिसमें ग्रीन एंड ब्लू और ग्रीन एंड रेड, ग्रीन और रेड कलर में अंतर करना आना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ECRR की एक बुकलेट आती है जिसमें CDs बनी होती है, और आप इसके प्रैक्टिस कर करके वही चीज़ आपको वहाँ भी आगे मिलेगी, प्रैक्टिस कर करके वही सेम डिटो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 वही CDs डली होती है, प्रैक्टिस करें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ ग्रीन एंड रेड कलर को ही डिफ्रेंशिएट करना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन है, तो उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, ये एक जेनेटिक डिजीज है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करें ECRR की बुकलेट से। स्टमरिंग, कोई हकलाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर किस वे में हकलाता है, यदि एक ही वर्ड पे स्पेसिफिक लेटर के ऊपर अटक जाता है बार बार, जैसे मान लो कि रिलीजन वर्ड से पढ़ने को दिया गया और वो रिलीजन वर्ड पे ही अटकता है, कोई स्पेसिफिक वर्ड पे अटकता है तो आपको बाहर कर देंगे, अदरवाइज छोटी मोटी स्टमरिंग चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का हकला रहा है कोई दिक्कत नहीं है। डीपनेस, कोई बहरा है तो दिक्कत हो सकती है भाई। एनी डिग्री ऑफ इम्पेयर्ड हियरिंग, आपके कान के ऊपर एक कागज रखेंगे, पेन घुमाएंगे, पूछेंगे सुनाई दे रहा है, मतलब बहरे नहीं है, चलेगा। लॉस और डिके ऑफ टीथ, यदि दांत कटा फटा टूटा, ऑपरेटेड, अलग से केप चढ़ी हुई, या फिर आपके टोटल डेंटल पॉइंट्स कितने नहीं है 14 नहीं है, नीचे से काउंट करने पे कम से कम 14 दांत होने चाहिए, ऊपर भी काउंट करने पे 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, 14 डेंटल टीथ पॉइंट्स होंगे, उन्हीं को रखा जाएगा। ये हेल्दी होने चाहिए, कटा फटा, सूजा हुआ, टूटा, केप डला हुआ, ऐसा कोई केस है तो भाई डॉक्टर को बोले कि सर ऐसी केप चढ़ा दे हुए, ऐसा दांत को बना दें कि चेक करने पे पता नहीं चलेगी ओरिजिनल या डुप्लीकेटेड। डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट कर ले में, यदि दांतों को लेके हल्का फुल्का डिफेक्ट भी है तो गाइस। ओके, वियरिंग और हाफ ऑफ कंप्लीट, हाँ ये मैंने आपको बता दिया। आर्टिफिशियल दांत यदि आपने लगा रखा है तो BSF क्लियर कट मना कर रहा है कि भाई हम ऐसे बंदे को बिल्कुल भी नहीं रखने वाले। आगे देखिए, अगला पॉइंट है भाई कॉन्ट्रैक्शन एंड द डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट एंड डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स। चेस्ट अप डाउन है, ऊपर उठा हुआ, अंदर धंसा हुआ है, चेस्ट बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। चेस्ट का लेफ्ट पार्ट, चेस्ट का राइट पार्ट, चेस्ट का सेंट्रल पार्ट, ये स्टर्नम जो आपकी बोन है, हड्डी जो कि रिब्स को जोड़ के रखती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, हल्की सी अंदर धंसी हुई हो तो चलेगा। काफ़ी ज़्यादा चेस्ट किसी का अंदर धंसा होता है, किसी का एक पार्ट अंदर धंसा हुआ है, किसी का एक पार्ट उभरा हुआ है, चेस्ट डिफॉर्मिलिटी है तो भाई आपको बाहर निकाल सकते हैं। जॉइंट्स का मतलब है कि हाथ के पैरों के जितने भी जॉइंट्स है वो भी ठीक तरीके से होने चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार की डिफॉर्मिलिटी नहीं होनी चाहिए। एनी टाइप ऑफ हर्निया का यदि ऑपरेशन हुआ है तो भाई आपको बाहर कर सकते हैं, बट ऑपरेशन इस लेवल का हो कि वो दिखे नहीं, ठीक है। क्रॉनिक स्किन डिजीज लाइक विटिलिगो, लेप्रोसी, SLE, ठीक है, इस तरह कोई डिजीज है। स्पेशली वाइट स्पॉट्स यदि स्किन पे बने हुए हैं तो दो प्रकार के वाइट स्पॉट्स होते हैं। एक तो आपकी जो ऊपर की डर्मिस है वो डर्मिस डेड हो गई है, यदि डेड होगी तो इसका कोई इलाज नहीं है, आपको डेफिनेटली आउट किया जा सकता है। एक फंगल इन्फेक्शन से वाइट होता है तो डॉक्टर से, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ये कंसल्ट करें कि सर मुझे इस तरह की कोई वाइट स्पॉट्स है, तो उनका वो आपको क्रीम देंगे पेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर मैसेज करें, पेस्ट करें तो वाइट स्पॉट्स धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अभी फिलहाल आपके पास लगभग 15 दिन का टाइम पड़ा है, ऐसे कोई डिफेक्ट है आपके बॉडी में स्किन पे तो बिल्कुल तैयार करवा लेगा इसे। अब देखिए, डिफॉर्मिटी ऑफ फीट लाइक फ्लैट फुट, क्लब फुट और प्लांटर वार्ड्स ETC। यदि आपके पैर में फ्लैट फुट वगैरह सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और वार्ड्स की बात करते हैं, यदि आपके पैर बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं या बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, ज़्यादा गैप है या ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो आपको बाहर किया जाएगा भाई।
आगे देखिए, पॉलीडैक्टाइल ऑफ हैंड्स एंड फीट। यदि आपके हाथ के 2 अंगूठे हैं, पैर के 2 अंगूठे हैं, 2 उंगलियां हैं, एक ही उंगली रिप्लिकेटेड है, 2 हो गई है, तो आपको डेफिनेटली बाहर कर देंगे। यहाँ पे आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। तो गाइस बात करते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो बिल्कुल हम एक सटीक गेस कर रहे हैं, काफ़ी कंक्लूजन के बाद में मैं आपको एक सटीक गेस करके बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में कट ऑफ क्या रहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस डायरेक्ट एंट्री की। डायरेक्ट एंट्री वालों को ये बड़ा बेनिफिट होना है कि जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स थे वो बहुत कम प्रेजेंट है, और सेकेंडरी वो किसी न किसी एस्पेक्ट पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो सीट बचेगी वो आपको ही जानी है। अप्रॉक्सीमेट 85 to 86% कैंडिडेट्स की एंट्री जो है वो डायरेक्ट एंट्री रहेगी। फिलहाल 75% ही जबकि डिसाइड किया था बीएसएफ ने। आप मान के चलिए कि 10% से ऊपर आपकी एंट्रीज बढ़ जानी गाइस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का तो कोई लेना देना ही नहीं था, एससी एंड एसटी की। सबसे पहले एससी एसटी से शुरू करता हूँ। देखिए 69.5, 66, 66, 66, जहाँ कहीं भी 66 आ रहा है इसका मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 33 था, और 200 नंबर में से 33 के अकॉर्डिंग 66 नंबर हो गए हैं। 66 नंबर हो गए, इसका मतलब जस्ट क्वालिफाइड है, जस्ट क्वालिफाइड। और जस्ट क्वालिफाइड है तो रेडियो मैकेनिक में यहाँ पे आप यकीन मान के चलिए कि 70 से अबो या मैक्सिमम 72 से अबो आपकी कट ऑफ नहीं जा सकती। ये अप्रॉक्सीमेट 70-72 इतना ही मार्जिन बनेगा, क्योंकि इसमें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, कैंडिडेट्स ही नहीं बचे हैं। यहाँ भी यही कंडीशन है। यदि हम बात करें इसकी गाइस, तो ये है आपका एसी का रेडियो ऑपरेटर का कट ऑफ। एसी का रेडियो ऑपरेटर का कट ऑफ जो है वो लगभग 100 नंबर हम मान के चलते हैं कि भाई 100 नंबर से ऊपर ये भी नहीं जाना है। 102 मान लीजिए, मैक्सिमम जिसके 102 का स्कोर हो रहा है, एससी के कैंडिडेट्स की बात बता रहा हूँ, वो लगभग क्वालिफाई कर जाने हैं। अब देखिए ये 118 कट ऑफ है, ये 118 कट ऑफ है रेडियो मैकेनिक की, और रेडियो मैकेनिक की 118 कट ऑफ है, तो यकीन मान के चलिए कि ये 130 जो कोई बच्चा स्कोर कर रहा है अप्रॉक्सीमेट, इससे ऊपर इसकी कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक कंपटीशन आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर ईडब्ल्यूएस के 76। तो 76 इनका लगभग पासिंग क्राइटेरिया था, उतना ही इनका बन पा रहा है। तो लगभग गाइस मान के चलिए कि ये 110 नंबर डीटीएस को डिक्टेशन टेस्ट को मिला करके दी 110 स्कोर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे नंबर आ जाना है। और ये जो 95 कट ऑफ है दोस्तों, ये ईडब्ल्यूएस की रेडियो मैकेनिक की है, और यहाँ भी लगभग 110 स्कोर आप कर लेते हैं तो आपका नंबर बिल्कुल फिट बैठ जाना है। यहाँ हम बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 94 कट ऑफ गई थी। 94 प्लस 35 यदि हम बात करें इसकी दोस्तों, तो ये हो गए लगभग 130 कट ऑफ आपकी जानी है। यहाँ पे 130 कट ऑफ किसकी जानी है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी रेडियो ऑपरेटर की। रेडियो ऑपरेटर में यदि आपके 130 का स्कोर बन रहा है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है गाइस। और ये रेडियो मैकेनिक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो लगभग ये 115 से 118 तक की सीरीज में आनी है गाइस। तो ये था एक मोटा मोटा सटीक आइडिया कि आपकी कट ऑफ कितनी जानी है। यदि हम बात करें डिपार्टमेंट वालों की तो भाई डिपार्टमेंट वाले तो लगभग 66, 67, 66, 68 और 76 जितना चाहिए उतना ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जितनी कट ऑफ थी उसमें मैक्सिमम 5 नंबर ये कट ऑफ बढ़ेगी मैक्सिमम, ठीक है। केवल और केवल जो रेडियो ऑपरेटर वाले हैं वो अपने 25 नंबर जोड़ के रखें तो लगभग 100 नंबर का स्कोर जहां हो रहा है वहां ये अंडर 100 यानी ये भी 100 के अप्रोक्सीमेट जानी है।
जो कि अनरिजर्व्ड EWS और OBC वालों की थी, ये 100 नंबर से ज़्यादा डिपार्टमेंट वालों की RO की कट ऑफ नहीं जानी है। RM की तो 80 से ऊपर कट ऑफ नहीं जानी है, इधर तो 5 नंबर से ज़्यादा बढ़नी नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की गाइज SC ST की कोई वैकेंसी थी नहीं, EWS की भी नहीं थी, रेडियो मैकेनिक में अनरिजर्व्ड की नहीं थी, ये 76 ही है। और इसमें आप 25 नंबर जोड़ ली, लगभग 100 नंबर से ऊपर ये भी नहीं जानी है रेडियो ऑपरेटर की अनरिजर्व्ड की। और यहाँ पे OBC की 83 कट ऑफ गई है, 83.5 ये है रेडियो मैकेनिक की। तो दोस्तों ये 10 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 90 मान लीजिए आप, 90 से ऊपर ये भी नहीं जाने वाली है। तो अप्रॉक्सीमेट 90 मार्क्स कट ऑफ आपका यहाँ पे भी रहेगा। अब हम बात करते हैं कॉम्पेंसनेट अपॉइंटमेंट की, CA की। और CA की बात करते हैं गाइस, तो CA में कौन लोग आते हैं? जो कोई शहीद हो चुका हो BSF में ड्यूटी करते करते, उसका डिपेंडेंट, जैसे स्पेशली उसका बेटा बेटी या उसका सगा छोटा भाई हो, तो इसके कट ऑफ की बात करें गाइस, तो ST में इसकी सीट नहीं थी और SC में इसकी जो कट ऑफ है वो प्लस EWS में इसकी कट ऑफ नहीं थी, अनरिजर्व्ड में थी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। देखिए रेडियो ऑपरेटर की 93 कट ऑफ इसकी गई है, तो गाइज ये लगभग ये भी 130 के अप्रोक्सीमेट जाने की संभावना है। रेडियो मैकेनिक की केवल 78 गई है, तो ये 85 से ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और यहाँ पे बात करें OBC की 83, तो ये भी 90 से ऊपर जाने की संभावना नहीं है गाइस। और यहाँ पे बात करें तो लगभग क्वालिफाइंग ही है, तो ये लगभग 85 से ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और SC वाले भैया आपका रेडियो ऑपरेटर का मिला के 25 नंबर हम जोड़ते हैं तो इस 100 से ऊपर जाने की संभावना नहीं है। समझ रहे? ये था कट ऑफ का मोटा मोटा फंडा।